दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां मैं सुनाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आप सुन रहे थे अस्पताल का कमरा, अनीता कृष्णन की लिखी हुई। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि अगर आपने अस्पताल के कमरे का पहला भाग नहीं सुना तो पहले वो जाके सुन लीजिए, तभी आपको भाग दूसरा सुनने में मजा आएगा। और अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। शाम को करीब 7 बजे दोनों पुरुष घर चले गए। उनका इरादा रास्ते से डिनर लेने का और फिर अगले दिन दोपहर में लौट आने का था। अस्पताल की रसोई से बनकर आया खाना अरुणिमा को खिलाने के बाद रेणुका ने अपने लिए मंगवाया सैंडविच खाया और कॉफी पी। रात करीब 9 बजे शिशु को दूध पिलाने में अरुणिमा की सहायता के लिए एक नर्स आई। रेणुका को उसका व्यवहार अजीब लगा क्योंकि वह लगातार कमरे में इधर से उधर देख रही थी। स्पष्ट रूप से वह काफी बेचैन थी। जब नर्स चली गई तब रेणुका ने कहा, आज की रात मैं शिशु के पालने को अपने बिस्तर के साथ रखूंगी और उसकी देखभाल करूंगी। तुम्हें आराम की जरूरत है। जब तक जरूरी ना हो जागना मत। जब बच्चे को दूध पिलाने का समय आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। अरुणिमा ने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी माँ को आभार के साथ बच्चे का पालना अपने बिस्तर के पास खींचते देख रही थी। वह थक कर चूर हो गई थी और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में जा चुकी थी। माँ और शिशु दोनों जब शांति से सो गए तब रेणुका पूजा के लिए बैठ गई। उसने भगवान को इस सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद किया जो उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आया था। उसने भगवान से उस नवजात को आशीर्वाद देने और हमेशा सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। भगवत गीता के कुछ अंगों को पढ़ने के बाद उसने बत्तियां बुझा दी। उसे रात में कई बार उठना पड़ सकता था। इस कारण उसने तय किया कि जब जब मौका मिले वह थोड़ा थोड़ा सो जाए। नाइट बल्ब जल रहा था जिसकी हल्की सी रोशनी कमरे में सुकून फैला रही थी। उस दिन की दिमागी और शारीरिक थकान के साथ उसे अपनी बेटी की सुरक्षित प्रसव के साथ दादी बनने का सुख मिला था। उन्हीं बातों पर चलते कुछ ही देर में रेणुका की नाक बजने लगी। लगभग आधी रात की बात है। किसी चीज ने रेणुका को जगा दिया। वह पसीने से तर थी और सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। वह कहाँ थी? क्या उसने कोई बुरा सपना देखा था? उसने अपना सिर उठाया। कमरे का दरवाजा ठीक उसके सामने था। दरवाजा बंद था। दरवाजे पर सफेद पेंट था और उसका हैंडल पीतल का था। अपने सपने में उसने यही दरवाजा देखा था। उसने देखा था कि हैंडल घूमा और दरवाजा खुल गया। उसने घबराहट को कम करने के लिए लंबी लंबी सांस ली। फिर उसने अपना सिर तकिए पर रख दिया और सोचने लगी, वह आदमी कौन था जिसके शरीर से खून बह रहा था? उसने उसे दरवाजे से अंदर आते एकदम साफ साफ देखा था। यह किसी सपने के जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सब कुछ एकदम सचमुच लग रहा था। उसे याद है कि वह उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। फिर उसकी तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ने से पहले उसने कुछ कहा था। वह अपना बचाव करने की तैयारी कर रही थी। तभी एक झटके से उसकी नींद खुल गई थी। रेणुका ने पूरे कमरे का मुआयना किया। यह खाली, उदास और काफी ठंडा लग रहा था। वह कांप रही थी और उसने शिशु को देखने के लिए सर उठाया। वह शांति से सो रहा था। अरुणिमा भी आराम से सो रही थी। वह जानना चाहती थी कि क्या वक्त हुआ है। उसकी घड़ी अलमारी में थी और उसका उठने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगी। 10 मिनट बाद उसने अरुणिमा को कराहते सुना तो उसकी आंखें खुल गई। उसी क्षण उसने देखा कि एक हल्का सा साया उसकी बेटी पर झुका हुआ है। जैसे जैसे वह साया साफ दिखने लगा, अरुणिमा का संघर्ष बढ़ता गया। रेणुका की तो जैसे धड़कन ही बंद हो गई। ये किसका साया है? उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की लेकिन उसे लगा जैसे उससे बांध दिया गया हो। अरुणिमा जब गालियां निकाल रही थी और उसे साफ सुना जा सकता था। साया के जैसे 2 हाथ उसकी गर्दन से बस कुछ इंच ऊपर थे। धीरे धीरे उसे दबाते हुए उसका गला घोट रहे थे। उसकी गालियां अब प्रार्थना में बदल गई। राम 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 राम। किसी तरह कोशिश कर रेणुका उठकर बैठी। तभी वह साया सीधा खड़ा होने लगा। कहाँ है वो? किसी पुरुष की एक भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। रेणुका ने देखा कि वह साया अपना सिर उसकी ओर घुमा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उसे घूर रहा है। और इस बार यह सपना नहीं था, पर हाँ, उसने सपने में जिस डरावनी आकृति को देखा था ये वही था। एक बार फिर वह पसीने से भीग चुकी थी और उसका दिल धक धक कर पसलियों से टकरा रहा था। वह साया सीधा हुआ और उसकी तरफ आने लगा। शिशु का पालना उसके और उस साये के बीच था। शिशु अब खतरे में था। रेणुका ने ताकत जुटाई और बिस्तर से नीचे कूद पड़ी।
उसने अभी शीशु को पालने से लगभग छीनते उठाया और अपने सुरक्षित बाहों में भरा ही था कि पालना खतरनाक ढंग से हिलने लगा। वह पीछे हट गई। बिजली का बल्ब उपकरणों के साथ शीशु के तकिए पर आकर गिर गया। रेणुका आतंकित होकर देखती रही। अरुणिमा अब उठने की कोशिश कर रही थी। मम्मी, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। वह मेरा गला घोट रहा था। वह बुरी तरह रो रही थी और फिर उसने उसे देखा, एक भूतिया साया जो उसकी माँ के पास था, और वह चीख उठी। उसने अपने बिस्तर से उतरने की कोशिश की। शिशु को अपने गोद में लिए उसकी माँ भयंकर रूप से कांप रही थी। फिर उन दोनों ने एकदम स्पष्ट गुर्राने की आवाज सुनी, जैसे सूखे पत्ते हवा से खड़खड़ाते हैं या कहीं दूर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। जाओ। रेणुका अरुणिमा के पास दौड़ी। अरुणिमा, उठो, जल्दी उठो। उसने उसे बिस्तर से लगभग खींचकर उठाया। अपने बाएं हाथ से अपनी बेटी को सहारा देते हुए और दाहिने में शिशु को संभाले हुए वह दरवाजे की ओर भागी। रेणुका ने हैंडल घुमाया और दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया। दरवाजा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन में ना जाने कितनी बार उसे खोला गया था, लेकिन इतना जाम वह कभी नहीं हुआ था। वह यह देखने के लिए पलटी कि वह साया कहाँ है। धुंध के जैसे लेकिन साफ दिख रही परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। तभी उसने अपने बाएं गाल पर शक्तिशाली प्रहार का अनुभव किया। ऊपर से नीचे तक वह बुरी तरह सहर गई। उसके साथ ही साथ अरुणिमा भी चीख उठी। कहाँ गई वो? दोनों को फिर से ये आवाज सुनाई पड़ी। उस समय रेणुका को एहसास हुआ कि यह भूतिया साया किसी की तलाश कर रहा है। दूर रहो हमसे। दरवाजे को खोलने के लिए पूरी ताकत लगाने के साथ वह चिल्लाई, ओम भूर भव स्वः। दरवाजा चरमराने की एक आवाज के साथ खुल गया। ओम भूर भव स्वः। रेणुका ने अपनी कामती आवाज में जोर जोर से मंत्र पढ़ा और फिर वह तेजी से बाहर भागी। नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने दोनों महिलाओं को अपनी ओर भागते देखा। क्या बात है, पेशेंट को इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए। जब उन्होंने दोनों के चेहरे पर दहशत को देखा तब उनकी मदद के लिए भागी। वहाँ कमरे में कोई है, एक भूत जो हमें मारना चाहता है। अरुणिमा ने कामती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। गुस्से में है और हिंसक भी। हम दोनों ने उसे देखा है। हम उस कमरे में अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते। उसकी आवाज घबराने लगी और उसका दम फूलने लगा। नर्स भी कांप गई और दोनों को घूर कर देखने लगी। अच्छा, मैं मैट्रन से बात करती हूँ। उनमें से एक ने बुदबुदाते हुए कहा, 8 बजे ऑफिस खुलते ही हम आपका कमरा बदलवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ने उन्हें भरोसा देने का प्रयास किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि और कैसे मदद की जा सकती है। अब क्या करूं? मैं इस तरह पूरी रात खड़ी नहीं रह सकती। अरुणिमा ने दर्द से कराते हुए कांपती हुई आवाज में कहा। दोनों नर्सों ने असमंजस के साथ एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में भय साफ दिख रहा था। अरुणिमा जब चक्कर खाने और लगभग फर्श पर गिरने लगी तब जाकर दोनों हरकत में आई। दोनों महिलाओं को बैठने की जगह दी गई और पानी दिया गया। उस अनुमाद के बाद मरकट का सन्नाटा छा गया। चारों महिलाएं बस एक दूसरे को और उस गलियारे को देखती रही कि ना जाने कब वह भूत सामने दिख जाए। घड़ी की टिक टिक का शोर गहरी सांसों की आवाज के साथ होड़ लगता सुनाई दे रहा था। रेणुका लगातार मंत्रों को बुदबुदा रही थी। शिशु अपनी दादी की गोद में शांति से सो रहा था। उस खामोशी में 10 मिनट गुजर गए। रेणुका और अरुणिमा धीरे धीरे शांत हो गई और उनमें इतना साहस आया कि वह नर्सों को अपनी उस भयंकर अनुभव को बता सके, लेकिन दबी जुबाने में, क्योंकि उस रहस्यमय साये का डर उन्हें अभी भी था जो उनके बिल्कुल पास था। हम जब बाहर भागे उससे पहले मेरे चेहरे पर जोर का तमाचा जैसे पड़ा। यहाँ जो अभी भी दुख रहा है। रेणुका ने गाल को सहलाते हुए अपनी बात पूरी की। नर्सिंग स्टेशन की तेज रोशनी में दोनों नर्सों ने हैरानी से उसके गाल को देखा। रेणुका का बाया गाल दाहिने गाल से एकदम अलग दिख रहा था और सूजकर लाल हो गया था और अब हल्का बैंगनी होने लगा था। ये इसका स्पष्ट प्रमाण था कि किसी ने उसके चेहरे पर कुछ ही देर पहले मुक्का जड़ दिया था। वह ताकतवर और खतरनाक होता जा रहा है, नर्स ने फुसफुसाते हुए कहा। अगले दिन रेणुका ने जैसे ही अस्पताल के अधिकारियों से शिकायत की, पूरा अस्पताल पिछली रात हुए हमले की खबरों से गर्म हो गया। कमरा नंबर 23 में किसी भूत की मौजूदगी की खबर कानों कान फैल रही थी। नर्सिंग स्टाफ ने एक दूसरे को इस तरह देखा मानो कह रही हो, हमने ठीक कहा था, वह रूम भूतिया है, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी। नर्सों के कमरे में बेचैनी भरी रात बिताने के बाद दोनों डरी सहमी महिलाओं को उसी फ्लोर पर एक नए कमरे में भेज दिया गया। अभी वह बच्चा सो रहा था। रेणुका यूं ही कमरे के सामानों को इधर उधर करती हुई घूम रही थी। उसके प्यारे से चेहरे पर हमेशा की तरह की चमक
धुंधली पड़ गई थी। उम्र के कारण पैदा हल्की सी झुर्रियां चिंता से गहरी हो गई थी। वह इसके बारे में जितना सोच रही थी उतना ही उसे यकीन हो गया था कि वह भूत गुस्से में था, किसी को ढूंढ रहा था और वे दोनों ही नहीं थे। इस वजह से ही उसने उन्हें जाने दिया था। जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। अरुणिमा बिस्तर पर निडाल पड़ी पड़ी अपनी माँ को इधर उधर के काम करते देख रही थी। वह उस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि शायद वो भूत वही था और उनकी बातें सुन लेगा। उसे अपने बच्चे की चिंता थी। उस खतरनाक भूत ने बच्चे पर हमला किया था और उसकी माँ पर भी। उसके बारे में सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक ने दोनों को चौंका दिया। दोनों ने घबराहट के साथ दरवाजे की तरफ देखा। कुछ देर बाद फिर से दस्तक हुई। यस कम इन, रेणुका ने डरते डरते कहा। दरवाज़ा धीरे से खुला। मैट्रन उनसे मिलने आई थी। उन्हें लग रहा था कि वह आएगी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वह उनसे बातचीत करना चाहती है। मैट्रन निर्मला मध्यम आयु की गोरी महिला थी जिनका चेहरा गोल और नाक दबी हुई थी। अपनी कड़क सफ़ेद यूनिफॉर्म में वह ऊपर से नीचे तक काम के प्रति समर्पित लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट बिल्कुल भी उत्साह बढ़ाने वाली नहीं थी। कल रात जो हुआ उसके बारे में मुझे पता चला, सच में काफ़ी अफसोसनाक था। उसने अफसोस जताया और अरुणिमा के बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। कल सुबह मुझे जब पता चला कि वह कमरा एक नई माँ को अलॉट किया गया है तो मैंने लिपिक स्टाफ से विरोध किया था। मैंने उनसे कहा था कि उस कमरे में कुछ है। दोनों महिला को उस पर गुस्सा आ गया। अरुणिमा ने पूछा, आप उस भूत के बारे में जानती थी? आपको कुछ करना चाहिए था, लेकिन आपने तो लोगों का जीवन ही खतरे में डाल दिया। मैंने इस बारे में अधिकारियों को ना जाने कितनी बार बताया है। उस डरावने अनुभव का सामना करने वाले आप लोग कोई पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले भी 3 या 4 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है और ना ही उन्होंने मेरी शिकायतों की सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ किया है। मैट्रन, क्या मालूम अगर वह भूत हमारे पीछे पीछे यहाँ आ गया हो। इतना कहते ही अरुणिमा के हाथ अपने गालों पर चले गए कि कहीं फिर कोई हमला ना हो। वह पूरे कमरे को भयभीत नजरों से छान रही थी। इस कमरे की बनावट भी बिल्कुल पिछले कमरे जैसी थी और अस्पताल के बाकी कमरे भी ऐसे ही थे। हे भगवान, मैं यहाँ अब एक दिन भी रहना नहीं चाहती। मैं आज ही घर जाना चाहती हूँ। उसकी माँ ने और जोर शोर से विरोध किया। हाँ, हम एक दिन और यहाँ नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये अस्पताल भूतिया है। अरुणिमा, आज तो तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिलना संभव नहीं है। मैट्रन निर्मला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सुकून देते हुए कहा, तुम्हारी देखभाल करने वाले डॉक्टर पहले ही अपने निर्देश लिखकर जा चुकी हैं कि तुम्हें कल छुट्टी मिलेगी। वह तुम्हें एक और दिन देख रेख में रखना चाहती है। अस्पताल की यही प्रक्रिया है। वैसे भी एक और रात की बात है, तुम्हें इस कमरे में कोई दिक्कत नहीं होगी। विचित्र घटनाएं सिर्फ उस कमरे में होती हैं जिसे तुमने खाली कर दिया है। दोस्तों, ये थी कहानी अस्पताल का कमरा, अनीता कृष्णन की लिखी हुई। इस कहानी का अगला भाग आपको जल्द सुनने को मिलेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट मिथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।